मोदी सरकार को पावर में 12 साल हो चुके हैं और ऑनेस्टली इन 12 सालों में कुछ चीजें सच में बहुत अच्छी हुई हैं। यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम का गेम बदल दिया है। जनधन योजना के अंदर करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए हैं। डीबीटी के थ्रू सब्सिडी सीधा बैंक अकाउंट में आने लगी है। बीच के जो बिचौलिए थे उनका खेल खत्म हो गया है। उज्ज्वला के थ्रू करोड़ों गरीब घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचे हैं। हर घर जल मिशन ने लाखों लोगों के गाँव तक पानी पहुंचा दिया है। आज ऑलमोस्ट 100% विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। करोड़ों टॉयलेट्स बने हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री का टैग काफी गाँवों को मिल गया है। 370, ट्रिपल तलाक, सीए और बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा लेकिन लग जाता है। ये ज्यादातर चीजें 5-6 साल पहले हुई थी। फार्मर प्रोटेस्ट और उसके बाद कोविड। इसके बाद से मोदी गवर्नमेंट अचानक से बदली से लगने लगी है। काफी सारे पुराने प्रोमिसेस वैसे के वैसे रह गए और फेलियर्स का अंबार लगने लगा है। और 2026 में पीछे मुड़ के अगर देखें तो एक सीधी रियलिटी सामने आती है। देश बदलने वाले जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनमें से ज्यादातर बस वादे बन के रह गए। मेक इन इंडिया पूरी तरह से ठप्प पड़ता हुआ दिखाई देता है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा कहीं गुम सा हो गया है। ब्लैक मनी वापस लाना सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह गया है और इसकी जगह फ्रीबीज और कास्ट पॉलिटिक्स ने ले ली है। डीमोनेटाइजेशन का जो सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पे होने वाला था वो आम जनता पे पड़ गया। स्मार्ट सिटी मिशन बातों से कहीं गायब ही हो चुका है। नमामि गंगे पर हजारों करोड़ फूंक देने के बाद भी गंगा जी आज भी गंदी की गंदी है। इसीलिए आज की वीडियो में बात करते हैं न्यू इंडिया के 7 टूटे सपनों के बारे में। क्या प्रोमिसेस थे और आज हम कहां पर खड़े हैं, आइए देखते हैं। न्यू इंडिया के ये सारे ब्रोकन ड्रीम्स देख के एक बात बड़ी क्लियर समझ में आती है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, सिस्टम आपका इंतजार नहीं करेगा और ना ही आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। आपका फ्यूचर तभी बदलेगा जब आप खुद को अपस्किल करोगे। और इस एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं और ये है क्लॉड। जॉब करने वाले लोग जब क्लॉड यूज करने लगते हैं तो वो अपने मैनेजर्स को वो आउटपुट देते हैं जो पहले पूरी टीम दिया करती थी। फ्रीलांसर्स जो काम पहले 1 हफ्ते में डिलीवर करते थे अब 1 दिन में कर रहे हैं और क्लाइंट्स स्पीड के साथ साथ अच्छी क्वालिटी से खुश हो रहे हैं। अगर आप एक फाउंडर हो तो क्लॉड पूरी टीम का काम अकेले कर सकता है। मतलब कॉस्ट भी कम लगेगी, स्पीड भी ज्यादा मिलेगी और मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। इस वीडियो के नीचे जो सोर्स लिंक का डॉक है वो मेरी स्क्रिप्ट देख के क्लॉड ने खुद जनरेट करा है। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल और अमेज़न जैसी कंपनी से बात जानती हैं, इसीलिए इस पे बिलियंस लगा रही हैं। और इसमें आप पीछे न रह जाओ इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं आउटस्किल की कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे 2 दिन की लाइव वर्कशॉप होगी क्लॉड के लिए, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। 16 घंटे की लाइव वर्कशॉप जो होगी कंप्लीटली हैंड्स ऑन। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो भी सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनटों में कैसे कर सकते हैं, बिना एक लाइन का कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंस असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि आउटस्किल इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री में दे रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और साइन अप कर लो। 2014 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तो सबको लगा था कि अब तो पक्का भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, हम चाइना को टक्कर देंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ता चला जाएगा। सरकार ने भी पूरी मार्केटिंग करी थी इसकी। इंटरनेशनल इवेंट्स में सबको खूब प्रमोट किया गया था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था। Friends from across the globe, I would like to say, come. मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन आज ऑलमोस्ट 1 दशक से भी ज्यादा बीत जाने के बाद रियलिटी चेक अगर करो तो पता चलता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ खास कर नहीं पाया है। टारगेट ये था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर 25% हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बिना मेक इन इंडिया के भी जितना ग्रोथ होना चाहिए था वो भी हमने मिस कर दिया है। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 16-17% के अराउंड था, आज भी 16-17% के अराउंड ही है। कुछ भी नहीं
बदला है, कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि उल्टा काम थोड़ा स्लो हो गया है। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, मेक इन इंडिया लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन 10 साल में भी जो कोर इश्यूज थे उनको हम एड्रेस नहीं कर पाए। लेबर तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन बिजनेस खड़ा करने के लिए जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद परमिशंस लेने में महीनों लग जाते हैं। हर स्टेप पे कोई ना कोई बाबू अपना हाथ गर्म करने के लिए तैयार बैठा होता है। जीएसटी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्लायंस करना इम्पॉसिबल हो गया है। लॉजिस्टिक्स में भी अगर आप देखो, फ्रेट कॉस्ट इतना ज्यादा है कि चाइना से प्रोडक्ट मंगवा लो तो शायद वो आपको सस्ता पड़ जाएगा यहां बनाने के कंपैरिजन में। अब ऐसे बनाएंगे हम लोग मेक इन इंडिया? ये इनिशिएटिव बेशक अच्छा था, इवन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी तक पार्लियामेंट में ये चीज बोल चुके हैं। I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना खराब हुआ कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक लोगो बन के रह गया है। और अब ये कह रहे हैं कि जी थोड़ा टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में मोमेंटम बिल्ड करने में। अरे भाई, टाइम ही तो नहीं है, क्योंकि आपके पास जो यूथ पॉपुलेशन है एक बार वो देखो और उसके लिए देश में अवेलेबल जॉब्स देखो। कहीं से भी लगता है कि ये जस्टिफाइड है। आज के यूथ में एक बड़ा हिस्सा एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड में दूध, दही, चीनी पहुंचाने में लगा हुआ है। इन सब को मेक इन इंडिया में फैक्ट्रीज में लगाया जा सकता था, लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाए तो समय हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से लाखों करोड़ों जॉब क्रिएट हो सकती है जो नहीं हो रही है। उल्टा ऑटोमेशन के चक्कर में टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर या इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जॉब्स कम होती जा रही हैं। 2014 में नई जॉब क्रिएट करने का सपना दिखाया गया था। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का कितना हल्ला हुआ था। 2014 लोकसभा इलेक्शन में पहले बीजेपी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही हुआ करता था। लेकिन 12 साल बाद भी अब देश में जॉब्स की रियलिटी क्या है ये आपको भी पता है। कोविड के लॉकडाउन की वजह से डेटा काफी ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए मैं यहां पर कोई डेटा कोट नहीं करूंगा, पर कोविड के पहले का डेटा आप देख लो। 2017 से 18 में भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड 45% के हाई पे था। लॉकडाउन का इफेक्ट जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तब भी हालत कुछ खास बदले नहीं है। 2024-25 के बजट में प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंडर 1 करोड़ लोगों को देश के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दिया जाना था, जिसका स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट पे करने वाली थी। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इस स्कीम के फेज 1 का डेटा देखो तो रियलिटी पता चल जाती है। फेज 1 में कंपनीज ने टोटल 1,27,000 इंटर्नशिप पोस्ट किए थे, लेकिन सिर्फ 8,700 कैंडिडेट ने इन इंटर्नशिप को ज्वाइन कराए। और फेज 2 के नंबर्स तो और ज्यादा खराब हैं। ये पूरी स्कीम इतनी पोरली एग्जीक्यूट की गई है कि जो इन इंटर्नशिप को ज्वाइन भी कर रहा है उनमें से भी काफी सारे लोग बीच में इंटर्नशिप छोड़ के चले जा रहे हैं। ऊपर से ज्यादातर कंपनीज में एंट्री लेवल जॉब्स अब ऑटोमेट होती जा रही हैं। कॉल सेंटर में चैटबॉट आ गए हैं, बैंक्स में एआई लग गया है, फैक्ट्रीज में रोबोट आने लगे, इसलिए ज्यादातर लोगों के पास अब सिर्फ गिग इकोनॉमी, मतलब ये डिलीवरी, ओला, उबर, रैपिडो चलाना बच गया है, जिसमें ना जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई स्पेशल बेनिफिट है, ना पीएफ है, ना इंश्योरेंस है और ना ही कोई स्किल क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वही हालत है। रेलवे में कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है, डिफेंस में कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके देखो, टीचर्स, प्रोफेसर, सब की पोस्ट आपको हमेशा खाली मिलेंगी। लेकिन जब ये एग्जाम करवाते हैं तो वो सारे पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने और नौकरी लगने में कई सालों का डिफरेंस हो जाता है। ये है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की हालत। लेकिन मोदी जी से सवाल करो तो ये जवाब आता है। आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सरकार के पास इससे डील करने का ना कोई क्लियर प्लान दिखाई देता है और ना ही फ्यूचर में किसी रोड मैप की लोग बात करते हैं। इस मुद्दे पे तो अब डिस्कशन ही होना बंद हो गया है। वैसे डिस्कशन एक और चीज पे सरकार ने बंद कर दिया है और वो है ब्लैक मनी। 2014 से पहले ब्लैक मनी को लेकर मोदी जी के तेवर अलग नजर आते थे। ये वीडियो देख लो। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? फिर जब पावर में आ गए तो कहते थे मुझे 50 दिन का टाइम दीजिए, मैं काला धन आपके लिए वापस ले आऊंगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 50 दिन तो क्या, 1 दशक निकल चुका है और ब्लैक मनी पकड़े जाना या कम होना तो दूर, उल्टा बढ़ गया है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की रेट पड़ती है और करोड़ों में कैश मिलता है। अगर ब्लैक मनी सच में खत्म हो गया होता तो ये रेड्स कहां से हो रही हैं? स्विस बैंक में पड़ा भारतीयों का पैसा 2024 में आकर
3 गुना बढ़ चुका है। अब ऑब्वियसली इसमें से सारा ब्लैक मनी तो नहीं है, पर सारा वाइट भी तो नहीं होगा। फिर 2016 में मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक खेला था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बोला गया था कि ये ब्लैक मनी के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। फेक करेंसी एकदम इससे बंद हो जाएगी, टेररिज्म को फंडिंग मिलनी खत्म हो जाएगी। इनिशिएटिव और इंटेंशन दोनों अच्छे थे, लेकिन एक बार फिर से एग्जीक्यूशन इतना खराब तरह से किया गया कि सरकार के अब तक वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्फ गोल्स में इसको गिना जाता है। सरकार ने भी इसको अब एक अचीवमेंट बताना बंद कर दिया है। आरबीआई ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 99.3% करेंसी नोट्स वापस बैंक्स में आ चुके हैं। ब्लैक मनी तो गया नहीं, उल्टा आम जनता के लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई है। एटीएम के बाहर घंटों तक लाइनें लगी, छोटे बिजनेसेस बंद होने की कगार पे आ गए, डेली वेज वर्कर्स के पास पैसे खत्म हो गए क्योंकि किसी के पास उस टाइम पे कैश था ही नहीं। और तब बीजेपी के नेता आम लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, तब सब सीरियस सब मुस्कुराने लगे। हाँ बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। नए नोट्स बनाने में जाने कितना पैसा फूंक दिया गया, और जो नए नोट्स की क्वालिटी है भाई उसके तो क्या ही कहने। पुराने 10-20 के नोट आज भी नए वाले से ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। और फेक करेंसी भी कोई बंद नहीं हुई, जो नए नोट्स आए थे उनके भी काउंटरफीट बनने लगे। पिछले साल ही आरबीआई ने इस पे एक वार्निंग इशू किया था। The RBI has said the maximum amount of counterfeits which they have managed to seize has been for Mahatma Gandhi's 500 रुपए वाला नोट। बॉर्डर्स पे आज भी काउंटरफीट करेंसी पकड़ी जा रही है। पकड़ी जाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि काउंटरफीट करेंसी आज भी बनाई जा रही है। अच्छा, बॉर्डर पे एक और चीज पकड़ी जानी चाहिए, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स। पावर में आने से पहले सरकार ने इसे छाती ठोक के दावा किया था कि घुसपैठियों को चुन चुन के निकाला जाएगा। अब बीजेपी वाले अपने मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, गारंटी बोलते हैं, और इन्होंने अपनी गारंटी में ये बात लिख के दी थी। मोदी जी, अमित शाह सब इस पे खूब भाषण देते रहते थे। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर। लॉजिकली भी देखो तो ये एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है। वेस्ट बंगाल में आप देखो, असम में देखो, त्रिपुरा, झारखंड, हर जगह आपको इलीगल इमिग्रेंट्स भरे हुए दिखते हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हालत इतनी खराब है कि किसी के पास एग्जैक्ट डेटा तक नहीं है कि आखिर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में इस टाइम पे रह रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में 2 करोड़ लिखा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स में 5 करोड़ लिख दिया जाता है। आधार, वोटर, राशन, पैन कार्ड सब इनका बन चुका है। अरे भाई, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके हैं ये लोग, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर भी पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। डेटा निकाल के देखो तो पता चलेगा कांग्रेस ने इनसे कहीं ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से निकाला है, और ये डेटा खुद मंत्रालय का है। और ये लोग आज भी सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं। जी, स्टेट गवर्नमेंट हमें लैंड नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए, हमारे तो एक कंट्रोल में ही नहीं। अरे भाई, बीएसएफ को तो आप ही कंट्रोल कर रहे हो, तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फेल हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और चलो, अब तो और बढ़िया हो गया, असम और वेस्ट बंगाल दोनों जगह इनकी सरकार है जहां पर ये लैंड वाला इशू था। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि अगले 3, 4, 5 सालों में क्या इलीगल इमिग्रेंट का जो इशू है वो खत्म किया जाएगा। और चलो, जो नए इमिग्रेशन आ रहे हैं उनको आप अभी तक नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि लैंड नहीं मिल रही थी, तो जो आ चुके थे उनको निकालने की ड्यूटी तो आपके पास थी, उसमें तो कोई लैंड का इशू नहीं है, तो वो आपने निकाल के वापस क्यों नहीं भेजे? क्योंकि जो डेटा मैं दिखा रहा हूं वो तो वापस भेजने वाले इमिग्रेंट्स का है, वो भी लगातार कांग्रेस के कंपैरिजन में कम होता चला गया है बीजेपी की सरकार में, जो मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग बात थी। सीएए, एनआरसी और डिटेंशन सेंटर की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह गई, और ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिखा। एक और न्यू इंडिया का सपना है जो इसी की तरह बुरी तरह से टूट गया, और वो है स्मार्ट सिटीज मिशन। 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो लगा था वाकई में अब विजन बहुत बड़ा है, 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन सेंटर्स बनेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो पिछले 2-3 सालों में जो ट्विटर में आपने देखी होगी, आपको भी पता है कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बुरा हाल है। लेकिन इन स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? क्या क्या प्रॉमिस किया गया था, एक बार सोच के देखो। स्मार्ट रोड्स बनेंगी, फुटपाथ होंगे, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, बढ़िया वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज होंगी, सोलर एनर्जी से सब कुछ चलेगा। एक बार को तो सही में लगा था कि यार
अब तो अपने शहर दुबई और सिंगापुर जैसे बन जाएंगे, काशी क्योटो बन जाएगा और दिल्ली लंदन बन जाएगा। गवर्नमेंट ने इसमें लाखों करोड़ों फूंक दिए, खूब मार्केटिंग करी, टेंडर निकाले, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करे, डेडलाइन सेट करी, लेकिन आज 2026 में एक्चुअल रिजल्ट देखो तो सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। इस तरह के आर्टिकल आपने रिसेंटली खूब देखे होंगे। मीडिया में अभी इन लोगों ने नैरेटिव चला रखा है कि 100 में से 31 स्मार्ट सिटीज एकदम बस तैयार हो चुके हैं और 43 बस अगले 2-4 दिन में तैयार होने वाले हैं। 8000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, लेकिन रियलिटी हम सबको पता है। आई लव भागलपुर के बोर्ड लगाने को अगर आप स्मार्ट सिटी समझते हो तो भागलपुर आज एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, अदरवाइज तो स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में दिख रहे हैं। असलियत में एक भी शहर ऐसा नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के अंडर जेन्युइनली स्मार्ट सिटी बन चुका हो। पहली बारिश में इनके स्मार्ट रोड्स ढह जाते हैं, हवा में जहर मिला हुआ है, पीने का पानी कंटेमिनेटेड है, सड़क के किनारे फुटपाथ का नामो निशान तक नहीं है, और चलते चलते कोई भी रईस ज्यादा अपनी थार या पोर्शा लेके आपको उड़ा देता है और 300 वर्ड का ऐसे लिख के बेल पे छूट जाता है। अरे देश की राजधानी में सड़क के बीच में खड्डे में गिर के लोग मर रहे हैं और आप बोलते हो ये स्मार्ट सिटीज बन गई हैं। स्मार्ट सिटीज का मतलब सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है, पार्क्स गार्डन बना देना या एलईडी लाइट लगा देना, स्टैचू लगा देना स्मार्ट सिटी नहीं होता है। ट्रैफिक, ड्रेनेज, रोड की हालत, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो बेसिक इश्यूज हैं, जब तक आप इनको सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी कोई भी सिटी स्मार्ट सिटी नहीं काउंट की जा सकती है। कभी कभी ऐसे मन में आता है कि आखिर इन्होंने इतना सारा पैसा कहां फूंक डाला। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतना टेरिबल था कि 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद स्मार्ट सिटीज का जिक्र तक नहीं किया था। मतलब ये लोग खुद भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा फेलियर साबित हो चुका है। वैसे फेलियर से याद आया, मोदी जी ने देश की नदियों को साफ करने का भी बीड़ा उठाया था। गंगा को निर्मल करेंगे तो गंगा को अविरल करने से कोई रोक नहीं पाएगा, और इसलिए सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करके गंगा की सफाई पर लगी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो मीडिया ने खूब इसकी रट लगाई थी, लेकिन अब इनसे जाके पूछो तो इनकी घिग्गी बन जाती है बताने में कि इसका स्टेटस क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गंगा जी को पूरी तरह से साफ करने का टारगेट लिया गया था। इसके लिए पहले 20,000 करोड़ और उसके बाद 22,000 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इतना सारा पैसा फूंक देने के बाद आज गंगा जी कितनी साफ है ये सबको दिखाई देता है। एक विदेशी आदमी आके गंगा जी का पानी बोतल में भर भर के दिखाता है कि देखो इसमें कितनी सारा कंटेमिनेशन मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग अभी तक आधा वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है। आयरनी की बात यह है कि गंगा जी को भारत में लोग मां बोल के पूजा करते हैं, आरती करते हैं। गंगा जी ना बोलो तो लोग अफेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी नदी को सीवेज की तरह ट्रीट किया जाता है। शहरों का अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब कुछ सीधा गंगा जी में उतार दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक बार इस मुद्दे पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को खूब क्रिटिसाइज किया था। हमारे देश की आयरनी यही है कि हम जिस चीज को बेसिक इज्जत नहीं देना चाहते उसको भगवान का दर्जा देके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नदियां हो या औरतें। और अब यमुना नदी की भी बिल्कुल सेम कहानी बन रही है। छठ पूजा के टाइम पे स्पेशल घाट बना दिया गया था, उसमें बाहर से साफ पानी डाल दिया गया था, पीआर करवा दिया गया, फोटोशूट करवा दिया गया, लेकिन असलियत में यमुना नदी की क्या हालत रहती है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ गंगा जी या यमुना जी की बात नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादातर नदियों की हालत अब ऐसी बन गई है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ऐसा बन गया है कि शायद इसको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक और ऐसी प्रॉब्लम है फार्मर्स की इनकम। 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। भारत के आधे से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी पर डिपेंडेंट हैं। इसीलिए अगर फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए तो पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन 2022 आया और चला भी गया। इनकम डबल तो दूर की बात है, फार्मर्स की हालत और खराब हो गई है, ये दिखाई दे रहा है। अब तो 2026 चल रहा है, फार्मर्स की इनकम डबल करने के जो वादे थे वो अब भाषणों से भी गायब हो गए। बीच में फार्म बिल लाए गए थे, आपको याद होगा, इसमें जेन्युइनली बहुत सारे अच्छे प्रोविजन थे। मैंने खुद इनका खूब सपोर्ट किया था। प्राइवेट मंडीज और कंपनीज को डायरेक्ट बेचने का प्रोविजन था, लेकिन इतना ऑपोजिशन हुआ, इतने फार्मर प्रोटेस्ट कराए गए, इतनी फेक न्यूज फैलाई गई कि इसके बाद सरकार ने इन बिल्स को वापस ले लिया। और फार्मर्स बिल का सिर्फ मैं ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन भैया जहां इलेक्शन और चुनाव में वोट की बात आ जाती है वहां सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है। और अभी पूरे देश में आप देखो फार्मर्स
कितना बड़ा इशू बना हुआ है। एनसीआरबी का डेटा देखो तो पता चलता है 2014 से 2024 के बीच में 1,12,000 से भी ज्यादा फार्मर्स ने आत्महत्या करी है। और ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, अनरिपोर्टेड केसेस इससे भी कहीं ज्यादा होंगे। हर महीने न्यूज आती है, महाराष्ट्र में इतने फार्मर्स ने करा, कर्नाटका में इतने, पंजाब में इतने। कई बार फार्मर्स इतने बेबस हो जाते हैं कि इनके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं पर्सनली एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूं, क्योंकि फार्मर्स ही देश की बैकबोन है और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ज्यादातर फार्मर्स के केसेस उठा के देखो, वो तभी होते हैं जब मंडियों में उनको अपने सामान का सही भाव नहीं मिलता है। और ये चीजें मंडियों को प्राइवेटाइज करके फिक्स की जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। अब मैं इस पूरे वीडियो में अभी तक जितनी बातें आपको बता रहा था वो ब्रोकन डीम्स थे जो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अगर मैं यहां पे वीडियो खत्म कर दूं तो एक डूमर जैसी सिचुएशन लगेगी कि देश में तो सब कुछ खराब चल रहा है, जैसा बहुत सारे यूट्यूबर करके बढ़िया कमाई करते हैं। लेकिन मैं यहां पर उनकी भी बात करना चाहता हूं जो चीजें अच्छी हुई पिछले 12 सालों में। बहुत से ऐसे एरियाज है जहां जेन्युइनली अच्छी प्रोग्रेस हुई है और उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। इस पर हमने अलग से 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो भारत में मोबाइल फोन्स की जो असेंबली है बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन और यूपीआई तो सबसे बड़े 2 गेम चेंजर हैं, जिसका डंका सच में विदेश में बज रहा है कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है तो शॉक्ड रह जाता है कि ये स्कैनर से कैसे पेमेंट किया जा रहा है। और कई सारे देशों ने यूपीआई को अडॉप्ट करने की बात करी और कई देशों में इंप्लीमेंट हो भी चुका है। रेलवेज के अंदर 1000 कमियां हैं और मैं अलग अलग वीडियोस में पॉइंट आउट कर चुका हूं, लेकिन उसके नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आई हैं, कोचेस हमारे यहां पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में जो टॉयलेट्स बनी है जिसकी कैंपेन की गई और कई सारे गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट को खत्म करना, जो पूरा एक रेड डॉट हुआ करता था वो पान की पीक के 2 छींटों के बराबर रह गया है। ये मुझे लगता है भारत की सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाना चाहिए। इन सब के साथ साथ कुछ और ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम और भी बेटर कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनली लगता है स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। भारत को आगे चल के शायद ही कभी इतना पॉपुलर लीडर मिले जिसके बोलने पे देश भर के लोग थाली पीटने लगते हो। अगर उस मोमेंटम का प्रॉपर यूज किया जाए, सिविक सेंस को बढ़ाया जाए और कूड़ा कचरा ना फैलाने को और ज्यादा पुश किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए और भारत में एक पूरी कंट्री वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव को अच्छे से मैनेज किया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश थोड़ा साफ दिखेगा। और इसमें तो हमारे देश के लोगों की भी गलती है, क्योंकि सिविक सेंस हमारे देश में उतना ही कम है जितना सब्जी में थोड़ा सा नमक डाला जाता है। तो इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनकी बनने की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। इनॉग्रेशन के 1 महीने बाद भी रोड टूटी दिखाई देने लगती है, कई जगह ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ जो बेकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिनको कोई यूज नहीं करता है, उसको थोड़ा डीप्रायोरिटाइज करना चाहिए। अभी यूपी के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 7 नए एयरपोर्ट बने और बन के बंद हो गए। भोपाल के अंदर मेट्रो बना दी गई लेकिन उसमें कोई चढ़ ही नहीं रहा है। इन चीजों को मेरे ख्याल से बेटर मैनेज किया जा सकता है। ये ऑब्सेशन जरूरी नहीं कि हर सिटी में जाके आप मेट्रो बना दो, चाहे कोई यूज करने वाला हो या ना हो। अगर कहीं पे 5-10 रुपए में ऑटो टेम्पो आज भी चलते हैं तो उस शहर में मेट्रो की इतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे एक स्कीम चलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो स्कीम अच्छी है, उससे इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर जो पैसा वो पीआर और एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया जाता है। ग्राउंड पे विमेन सेफ्टी की क्या हालत है ये हम सबको पता है। तो बेटी बचाओ का नारा अलग अलग मीडिया चैनल से चिल्लाने पे जितना पैसा लगता है, अगर उसका 1/10 पैसा भी उसको इंप्लीमेंट करने पे ग्राउंड पे लगा दिया जाए तो बड़ा रिजल्ट आ सकता है। रोजमर्रा की हर चीजों में आज के टाइम पर आप देखो मिलावट मिलती है। पनीर, दूध, मसाला, फ्रूट, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। जो हमारे जेपी नड्डा पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आज के टाइम पर उस मिनिस्ट्री में बैठे हैं जिसके अंडर FSSAI आता है, जिसका काम है ये सब रोकना। और उनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतने रेगुलेशन पेपर पे तो चलते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक ऑन ग्राउंड पे क्यों नहीं हो रहा है। कफ सिरप से लेके मेडिसिन तक हमारे देश में फेक बन रही है और ये किसी भी सीरियस कंट्री में नहीं टॉलरेट किया जा सकता है। अब देखो, भारत जैसे एक देश को चलाना इजी नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, मुझे तो पता भी नहीं देश कैसे चलाया जाता है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, बिना 50 धक्के खाए कोई काम होता नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े वादे किए जाए, इतने प्रोमिसेस किए जाए, तो कुछ अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है ना। अब बहुत सारे लोगों का जो सिर है वो सरकार की पृष्ठभाग में घुसा रहता है, तो उनको ये सब दिखाई नहीं देता है। बोलो तो एकदम से उनको मिर्ची लग जाती है।
इसीलिए किसी को तो बोलना जरूरी है। अगर कोई पॉलिसी फेल हो रही है तो एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करना तो जरूरी है, तभी तो कोर्स करेक्शन होगा। आप ये बोल दो कि नीट के 4 सवाल लीक होने से पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, तो आप अगले साल पेपर लीक को रोक लोगे, इस बात पर मेरा ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। और कोई इंसान इस बात को मुंह पे आके बोल देता है तो उसको तुरंत एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं। अभी क्या हुआ वेदांत के साथ में, सीबीएसई क्लास 12th का एक स्टूडेंट था जिसने जब अपनी कॉपी की रीचेकिंग करवाई तो किसी और की कॉपी आ गई। उसने जब इस बात को ट्विटर पे लिखा, सारे प्रूफ पोस्ट करे, तो लोगों ने क्या कहा, इसकी लोकेशन में तो साउथ एशिया दिख रहा है, ये पक्का पाकिस्तानी है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो डीडी न्यूज में काम करते हैं वो तक ये लिख रहे थे, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए दिखाई दिए। और यही दिक्कत है हमारे देश में, कोई अगर मुंह पे सच बोल देता है जो कड़वा लगता है तो बोल देते हैं तुम तो डीप स्टेट के एजेंट हो, तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो एंटी नेशनल हो। और कितने साल तक भाई इस चीज पर जी लोगे कि पिछली सरकारें खराब थी। भैया आपकी सरकार को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारे जो नन्हे नन्हे बच्चे थे जो अब वोट देने जा रहे हैं, उन्होंने पिछली सरकार देखी तक नहीं है, तो कम से कम अपनी तो चीजें ठीक करो। अभी तक मैंने आपको जितने भी फेलियर्स गिनवाए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि इन सब का प्लान बहुत अच्छा था, इंटेंट बहुत अच्छा था, पेपर पे आइडियाज बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में जाके सब गोबर हो गया। और इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि जो न्यू इंडिया है इसमें बहुत पोटेंशियल है, टैलेंट भरा पड़ा है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो जेन्युइन इंटेंट की और उससे भी ज्यादा बेटर एग्जीक्यूशन की। और इसका सिंपल सा मतलब है कि पावर में बैठे लोग मन की बात थोड़ी कम करें और काम की बात पे ज्यादा फोकस करें। बाकी आउट स्किल के क्लाउड वाली वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और रजिस्टर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।